For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. जिनकी आज पहली क्लास है वो पहले इतनी सी बात सुन ले। हम सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस करस्पॉन्डेंस। मेरा नाम है ऋषभ गौर और मैं आपको BL BRC पढ़ाऊंगा। इसमें से हम शुरू कर चुके हैं BL वाला पार्ट, यानी बिजनेस लॉ वाला पार्ट। बिजनेस लॉ में हमें 5 एक्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एक पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट, एक पढ़ना है कंपनीज एक्ट और एक पढ़ना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। हमने उसमें से पढ़ना शुरू कर दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज तीसरी क्लास है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी तीसरी क्लास है आज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें यह बताता है कि दो लोगों को अगर आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल नंबर 1, उनको आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर देना पड़ेगा। उनको ऑफर को, जो उसने ऑफर दिया उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके ऑफर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंसीडरेशन चाहिए होगा, लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए होगा। दो लोग आपस में कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ये क्या बोले जा रहे हो, मैं आपको ये बस बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मायना क्या है। हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज हम दूसरे इंसान को बाध्य कर सकें। अगर आपने आईजीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या अधिकार मिला आईजीपी से, कि आप आईजीपी कह सकते हो पैसे खाए, चल पढ़ा। और इस कॉन्ट्रैक्ट से आईजीपी को क्या फायदा हुआ है, चल पढ़ाई की है तूने, पैसे दे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दो लोग एक दूसरे को ऑब्लिगेट कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दो लोग एक दूसरे से अधिकार पा सकते हैं। तो आपको आईजीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या अधिकार मिला, कोचिंग लेने का। आईजीपी को क्या अधिकार मिला, पैसे लेने का। आपकी ऑब्लिगेशन क्या हुई, पैसे देने पड़ेंगे। आईजीपी की ऑब्लिगेशन क्या हुई, पढ़ाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि हम लीगली किसी से वो काम करवा सकते हैं, लीगली हमें किसी इंसान से वो अधिकार मिले हैं। दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल अधिकार कब मिलते हैं, हमने कहा ये लीगल अधिकार तब मिलते हैं जब आप और वो इंसान मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमने पूछा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एक इंसान ऑफर देता है और दूसरा इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। उसमें कंसेशन होती है, लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तब जाके हमारे बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका पहला सवाल, ऑफर का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा ऑफर का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, बताइए जनाब, कर लूं। यानी एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस शो की कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और उस कुछ करने पे उसने दूसरे इंसान से उसकी कंसेंट मांगी है, सहमति मांगी है, रजामंदी मांगी है, तो इस चीज को हम ऑफर कहते हैं। ऑफर को अगर कोई सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर ले, कंसेंट दे दे, सहमति दे दे, रजामंदी दे दे, तो मानेंगे ऑफर एक्सेप्ट हो गया, मतलब आपके और उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये मानते हुए कि जो अदर एसेंशियल फीचर्स हैं वो भी होंगे, वो भी होंगे। तो अगर मैंने आपसे कहा कि वो लाइट बंद कर दो, क्या ये ऑफर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मैं आपके लिए, क्या वो लाइट बंद कर दूं, बताओ, ये ऑफर है। बिकॉज यहां मैंने कुछ करने की इच्छा जताई है और उस कुछ करने पे मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, कंसेंट, आपकी सहमति। अगर आपने कहा कर दो, तो आपके और मेरे बीच क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपने मुझे बोला चल बंद कर लाइट, मैंने कहा मैं तो नहीं करता, तो आप क्या मुझे लीगली बाउंड कर सकते हो, जैसा भी इसे करना ही पड़ेगा। जैसा बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक और एलिमेंट आता है, वो कहलाता है कंसीडरेशन। अब बात को फिर से सुनना, मैं वो लाइट ऑफ कर दूं आपके लिए, आप तो कर नहीं पाओगे, आप तो आलसी हो, आपको तो काम करने की आदत है नहीं। मैं आपके लिए लाइट ऑफ कर देता हूं, 5 रुपए लूंगा इस काम के। अब मैं जो काम कर रहा हूं उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपके लिए लाइट ऑफ हो रही है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और आपके लिए जो मैंने काम किया उसके बदले में मैं आपसे क्या ले रहा हूं। तो इसमें क्या क्या चीज आ गई, ऑफर, एक्सेप्टेंस, और मुझे क्या मिलेगा, कंसेशन। 3 चीजें। ऐसे धीरे धीरे करके हम बहुत सारे एलिमेंट पढ़ते जाएंगे। जब एक कॉन्टेक्ट में ये सारे एलिमेंट होंगे तब हम बोलेंगे कि आपके मेरे बीच क्या हुआ है। इसमें से 2-3 एलिमेंट गायब होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप लीगली मेरे से ये काम करवा
सकते नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि लीगली किसी को ऑब्लिगेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। अगर हम ऑफर पढ़ रहे हैं तो ऑफर के रूल्स को समझते हैं। पढ़ना शुरू करें तो लास्ट क्लास में रूल नंबर 1 पढ़ लिया था, रूल नंबर 2 पढ़ा था। हाँ आओ आज हम पढ़ना शुरू करेंगे रूल नंबर 3 पढ़ लिया था, यहां से शुरू करते हैं। ऑफर के बारे में पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। क्या लिखा है प्लीज पढ़ो। एन ऑफर मस्ट बी, बोलो बोलो, ऑफर मस्ट बी। ऑफर ही कौन होता है पहले ये बताओ। जो ऑफर दे रहा है वो कहलाता है ऑफरर, एंड जिसको ऑफर दिया गया है वो कहलाता है ई। हमेशा लेने देने वाला कौन होता है? अर। तो अगर मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं तो मैं कौन? डोनर। आप कौन? डोनी। डोनर ही नहीं, डोनी। अगर मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं मैं कौन? ड्रॉअर। आप कौन? ड्रॉई। अगर मैं आपको किसी किराए पे दे रहा हूं, बेलर, बेली। इसी ये समझ आता है देने वाला अर, लेने वाला ई। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑफर देने वाला ऑफर, ऑफर लेने वाला ऑफरी। तो लाइन क्या पढ़ी? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, मतलब पता होना चाहिए किसको? ऑफरी को। अगर ऑफरी को ऑफर ही नहीं पता तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? इसके लिए एक फेमस केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गॉयदत्त। इस केस में क्या हुआ था? जहां भी मैं बोलूं दिस वर्सेस दिस, इसका मतलब ये बात कोर्ट में गई थी और कोर्ट में जज साहब ने लालमन की बातें सुनी, कोर्ट में जज साहब ने गॉयदत्त की बातें सुनी और दोनों की जजमेंट दोनों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने अपनी जजमेंट बताई। एंड कोर्ट की जजमेंट भी क्या है? लॉ है। यानी अगर आपके हालात इस केस स्टडी के हालात से मैच खाएंगे तो कोर्ट आपको भी क्या जजमेंट सुनाएगी? यही। इसलिए जजमेंट्स भी क्या होती हैं? लॉ। अब जजमेंट क्या है उसके लिए कहानी सुनते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गॉयदत्त की। गॉयदत्त मालिक था, लालमन शुक्ला उसका नौकर था और नौकर था अनपढ़। अनपढ़ समझते हो? जो जिसने पढ़ाई लिखाई ना की, उसको पढ़ना लिखना ना हो। तो अब गॉयदत्त ने अपने लालमन शुक्ला बोले मेरा नेफ्यू कहां गया? अरे मालिक अभी तो यही खेलना था, कहां है? ढूंढो, जाओ। नौकर निकल गया किसकी खोज में? नेफ्यू की खोज में। इंग्लिश में नेफ्यू ही भांजा होता है, नेफ्यू ही भतीजा होता है। हिंदी में होते हैं भांजे भतीजे, इंग्लिश में दोनों किससे निबट गए? नेफ्यू से। ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि भांजा खोया था कि भतीजा, बिकॉज इंग्लिश में क्या लिखा है, बट कोई भतीजे को ही साथ रखता है, भांजे को तो क्या ही रखेगा। खैर छोड़ो, मामा जी और चाचा जी का अंतर आ जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, वापिस आए। अब 2-3 दिन हो गए, ना तो नेफ्यू आया और ना ही लालमन शुक्ला आया। तो गॉयदत्त ने अखबार में इश्तिहार दिया, इंग्लिश पेपर में, मिसिंग बॉय, कलर दिस, एज दिस, कलर कपड़े ये पहन रखे थे, कोई भी अगर मेरे भांजे को नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दूंगा। नाउ व्हाट इज द ऑफर, ये मुझे बताओगे पहले आप। ऑफर क्या है? ऑफर, ऑफर वो होता है जो आप दे सकते हो। 5,000 दे सकता हूं, चाहिए चाहिए चाहिए, भांजा ढूंढ के लाओ। तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? व्हाट इज कंसिडरेशन टू मी? भांजा ढूंढ के लाओ। और मैं आपके लिए क्या करूंगा? आपको 5,000 रुपए दूंगा। तो ऑफर है 5,000 का, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? भांजा ढूंढ के लाना है। कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद, लालमन शुक्ला ही नेफ्यू को ढूंढ के ले आता है। मालिक ये जंगलों में सो रहा था। अच्छा, मतलब किडनैपर्स ने किडनैप किया होगा, लेकिन मेरी तो पुलिस में भी जान पहचान है, इसे शायद जंगल में छोड़ के भाग गए होंगे। ठीक है, अरे बहुत अच्छी बात है लालमन शुक्ला, तूने शाबाश, बहुत नेक काम किया, चल काम पे लग जा। लालमन शुक्ला काम पे लग गया। 2 दिन बाद लालमन शुक्ला के दोस्तों ने बोला अरे पार्टी कब दे रहा है? लालमन शुक्ला, किस बात की पार्टी? मालिक से मांगो। मालिक का भतीजा आ गया, अरे भतीजे की पार्टी नहीं, पार्टी चाहिए, तूने 5,000 कमाए। लालमन शुक्ला कहता कौन से 5,000? क्या तेरे को नहीं पता? क्या नहीं पता? भाई तेरे मालिक ने कहा था जो भांजे को ढूंढ के लाएगा उसे कितने पे दूंगा, तुझे दिए होंगे। कह मुझे तो मेरे मालिक ने नहीं दिए। इसलिए केस ठोका किसने? किसके ऊपर? कि जैसा मुझे इससे पैसे दो। अब कोर्ट में क्या हुआ उसके तथ्यों पे आपको आंसर दे रहा हूं।
अपना बेफालतू का दिमाग मत लगाना। कोर्ट ने जजमेंट कैसे देती है? सलमान खान ने किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई, ऐसा कोर्ट ने जजमेंट दिया, सच है? हाँ, बिकॉज कोर्ट के सामने यही एविडेंस है। तुमने अपनी आंखों से देखा था सलमान खान ने किसी को गाड़ी चढ़ाई, तो तुम कैसे कह सकते हो? तुमने भी तो न्यूज में ही सुना है, ठीक है? लेकिन कोर्ट के सामने जो 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 दस्तावेज पहुंचे, जो डॉक्यूमेंट पहुंचे, जो एविडेंस पहुंचे, वो क्या कहते हैं? नहीं चढ़ाई, नहीं चढ़ाई, खत्म मत। तो कोर्ट वही निर्णय सुनाती है जो कोर्ट को एविडेंस के तौर पे दिखता है। तो यहां पे गौरी दत्त ने लाल को खड़ा कर दिया कटघरे में, आजा। लाल हाँ जैसा पैसे लाओ, रुक जा रुक जा रुक जा, पढ़ इस अखबार में क्या लिखा है। मुझे पढ़ना नहीं आता माई बाप, जज साहब देख लो। जिस इंसान को अखबार पढ़ना नहीं आता, उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैंने क्या दिया है? इश्तिहार दिया है। कहते लेकिन जैसे मुझे तो पता है, अपनी मम्मी कसम, कोर्ट में सब ड्रामा चलता है, गीता पे हाथ रख के कसम खा कि बच्चे को लाने से पहले तुझे ये बात पता थी। कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे बात कब पता चली? मां की कसम नहीं खाता ना झूठे लोग, कुछ लोग तो उसने कहा कि बाद में पता चली। जज साहब, जब भांजा आ चुका है तब तो ये ऑफर है ही नहीं। ये ऑफर कब था? जो लाएगा उसको दूंगा। अब तो भांजा है ना, तो ऑफर तो कब खत्म हो गया? भांजे के आते ही। और जब ये लाया तब इसको ऑफर पता नहीं था। जब ऑफर ही नहीं पता तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल उठता ही नहीं है, और एक्सेप्टेंस नहीं है ऑफर में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पैसे किस बात के? ऑब्लिगेट कैसे कर सकता है मुझे? ऑब्लिगेट तो तब करेगा ना जब मेरे इसके बीच क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ऑफर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेंस तब होगा जब ऑफर पता होगा। इसे तो नहीं बोला। तो आपने क्या रूल सीखा? ऑफर को अगर एक्सेप्ट करवाना है तो ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो क्या आपको पता है 15 अगस्त या 26 दिसंबर को कोई लड़की पैदा होती है तो उसको गवर्नमेंट की साइड से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? सिर्फ लड़की, ताकि कन्या ज्यादा हो, फीमेल चाइल्ड होते नहीं है ना, तो लोग करवाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की। फीमेल चाइल्ड होगी 15 अगस्त से 26 को जनवरी को, तो आपको ये कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट के 2 लाख मिलेगा, समृद्धि कन्या योजना मिलेगी। तो अभी किसको मिलेगी? जिसको ये ऑफर पता भी है। अगर आपको ऐसी कोई स्कीम ही नहीं पता, ले सकते हो? अरे हाँ है ना, आईजीपी का एक ऑफर है। आपकी कोचिंग फीस कितनी है? 30,000। हम आपकी कोचिंग फीस में आपको 10,000 का डिस्काउंट देंगे अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। पता है आपको कौन सा क्राइटेरिया है वो? मैं क्यों बताऊं, ठीक है, खुद ढूंढो। क्या आपको वो क्राइटेरिया पता है 10,000 का डिस्काउंट मिलता है जिसमें? नहीं। अगर नहीं पता होगा तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे और आप 30,000 वाला ऑफर लेके बैठ जाओगे। इसलिए क्या पता होना चाहिए? ऑफर। ऑफर आपको जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक आप उस ऑफर को एक्सेप्ट। मैडम से अभी बोलेंगे ना, मैडम 30 किस बात का, 20 लगेगा, मैं इस क्राइटेरिया में आता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 20 ही लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला ही नहीं तो मैडम क्या बोलेंगे? 30 निकालो, 30 निकालो। तो आप ऑफर का क्या पता होना चाहिए? कम्युनिकेट। तभी ऑफर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। और अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफरी तक अपना ऑफर पहुंचाना पड़ेगा। जो कि इस केस स्टडी में क्या समझ आया? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कोर्ट ने किसके पक्ष में आंसर दिया होगा? कौन जीता? गौरी दत्त। प्लीज पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ऑफर के ऊपर चौथा रूल, रूल नंबर 4 क्या कहता है? क्या ऑफर में कंटेन कंडीशंस? क्या ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं? अरे यस या नो? तो यहां पे लॉ कुछ बातें कहता है। लॉ कहता है अगर कंडीशंस हैं तो प्लीज क्लियरली क्लियरली कम्युनिकेट कर देना, बता देना। किसको? किसको बता देना? कब तक बता देना?
एक्सेप्टेंस से पहले आपके ऑफर में आपकी जितने भी शर्तें हैं ना, सब शर्तें कब बता दो, ताकि एक्सेप्टेंस देने वाला सब शर्तों को पढ़ के उसके हिसाब से क्या करे, एक्सेप्टेंस दे। अगर आपने उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद अगर आप कोई शर्तें या नियम कानून लगाते हो तो वो शर्तें किसी काम की नहीं है, यानी उन शर्तों को मानने की बाउंडेशन, जिम्मेदारी एक्सेप्टर के ऊपर नहीं है। तो एक सिंपल सी बात कहता है, क्या ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं? हाँ, लेकिन वो कंडीशन क्या करो, क्लियरली कम्युनिकेट कर दो ऑफरी को। मतलब मैं आपको लॉ पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ोगे, 10,000 रुपए लूंगा, तो मेरा ऑफर क्या है? लॉ पढ़ाना चाहता हूं, कंसिडरेशन क्या है? मैं कह रहा हूं लेकिन 10,000 की फीस ना मैं 5,000 ले लूंगा, मैं 5,000 में लॉ पढ़ा दूंगा अगर आपने मेरा टेस्ट पास कर दिया। तो टेस्ट पास करना क्या हो गया? ये कंडीशन अगर मुझे रखनी है तो कब रखनी है? उसके बाद नहीं। मैं आपको अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दिल्ली एनसीआर के होने चाहिए। तो व्हाट इज द कंडीशन? तो आप मेरा फोन क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो। आई बात समझ? मैंने आपको फोन बेच दिया, दिल्ली एनसीआर वाली कंडीशन नहीं रखी, आप मुंबई जा रहे हो, मैं कह रहा नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। अब अब मैं आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज मैंने जो कंडीशन लगाई वो कब है? एक्सेप्ट होने के बाद। तो कोई भी कंडीशन लगाने तो कब लगाऊंगा? आप मेरे घर पे किराए पे रह सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप नॉनवेज नहीं पकाएंगे। आपने कहा हाँ नहीं पकाते, आपने घर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नॉनवेज पकाया तो क्या मैं घर से बाहर निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन क्या आप मेरा घर किराए पे लेना चाहते हैं? आपने कहा हाँ, मैंने कहा ले लीजिए, आपने घर ले लिया। उसके बाद आप एक दिन नॉनवेज पकाए थे, मैंने कहा नहीं इस घर में नॉनवेज नहीं पकेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं वो घर छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन मैंने आपको बताई ही नहीं थी। कब? तो क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है? हाँ। तो पहला ए पॉइंट क्या कहता है? कंडीशन मस्ट बी व्हाट? क्लियरली व्हाट? किसको? कब तक? कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब ऑफर एक्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्टेंस होने से पहले बता दो, उसके बाद नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं चलेगा। अब इस इतनी सी बात पे हम 3 केस स्टडी पढ़ेंगे। पहली केस स्टडी का नाम स्टीवेंसन वर्सेस हेंडरसन, दूसरी केस स्टडी का नाम पार्कर वर्सेस एससी रेलवे कंपनी, और तीसरी केस स्टडी का नाम ओले वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ है ना, यस ठीक है। चलो, स्टीवेंसन वर्सेस हेंडरसन। इस केस में क्या हुआ था? एक अंकल किराए पे बोट ले रहे हैं, किराए पे स्टीम ले रहे हैं, स्टीमर बोट जो स्टीम से चलती है। तो बगल वाला बंदा कहता है सर आप इस स्टीमर में बैग लेके नहीं जा पाएंगे। क्या लेके नहीं जा पाएंगे? बैग अलाउ नहीं है, बैग नहीं ले जा सकते। कह तो क्या करूं? कहते सर बैग इस लॉकर रूम में रख दो। लॉकर रूम के चार्जेस क्या है सर? 1 घंटे के 20 रुपए, मतलब 1 घंटे तक लॉकर रूम में बैग रखा रहा तो 1 घंटे बाद आओगे तो 2 घंटे तक 40, 2 घंटे बाद आओगे तो हर घंटे के 20। ठीक है, ये रख बैग, स्लिप दे दो स्लिप। जब मैंने स्लिप मांगी तो बताओ मेरी इंटेंशन क्या है? कि भैया बैग रख रहा हूं, जब बैग मांगूंगा तो स्लिप दिखा के तुझे मेरा बैग देना पड़ेगा। वैसे कहा ठीक है स्लिप ले लो। जब मैं स्टीमर पे घूम फिर के आया 3-4 घंटे बाद, मैंने स्लिप दिखाई, मैंने कहा चल बैग दे। वो बैग फटा हुआ निकला, मेरे बैग में फटा हुआ था। मैंने कहा भाई ये फट गया बैग, डैमेजेस देगा तो। अब ये बैग पता है कितने का था? इस बैग के फटने का पैसा देगा तो मुझे नुकसान की भरपाई करेगा तो मेरी। कह रहा हम करेंगे ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? कह रहा ये स्लिप को पीछे से पलट के देखो। मैंने स्लिप को जब पलटा तो उसमें लिखा था अगर आपका सामान हमारे लॉकरों में सड़ जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, डिटोरेट हो जाता है, तो उसके लिए हमारी लॉकर कंपनी जिम्मेदार नहीं। मैंने कहा भाई साहब ये कंडीशन आपने मुझे बताई ही नहीं। वो कह रहे हैं स्लिप पे लिखी तो है। मैंने कहा भाई साहब स्लिप पे कोई भी चीज आगे लिखी होती है, पीछे थोड़ी ना लिखी होती है। मेरा आपसे सवाल, अगर आप उस केस में जज होते क्या आंसर करते?
कि कंडीशन क्लियरली कम्युनिकेट हुई या नहीं हुई। बिकॉज अगर कंडीशन कम्युनिकेट हुई तो वो डैमेज नहीं देगा, और अगर कंडीशन कम्युनिकेट नहीं हुई तो डैमेज देना पड़ेगा। मुझे आप ऐसा जज बताओ, क्या कंडीशंस कम्युनिकेट की गई लॉकर रूम के द्वारा? चलो फिर छोड़ो, तुम क्या ही बोलोगे। कोर्ट में क्या हुआ जरा उसको सुन लो। कोर्ट में जज साहब के, देखो सब कोर्ट में कौन जीता है मुझे बताओ? जिसके पास प्रूफ होता है, जिसकी दलीलों में दम होता है, अदरवाइज कोई कोर्ट में जीत नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? एक अंकल को शादी करने के बाद अपनी वाइफ को पुच्ची करने का मन कर रहा था, लेकिन वाइफ का मन नहीं था, तो अंकल ने जोर जबरदस्ती करके वाइफ को पुच्ची कर दी। इतनी सी बात थी बस। वाइफ ने अंकल के ऊपर केस ठोक दिया कि इस इंसान ने मेरा रेप किया है। रेप की परिभाषा क्या होती है कि बिना आपकी परमिशन के कोई आपको शारीरिक तरीके से हरेस करे, मोलेस्ट करे, रेप करे। तो उसने बोला यार ये तो वाइफ है, वाइफ के साथ रेप। तो महिला की जो वकील थी उसकी दलीलें सुनो। जज साहब, नो मीन्स नो होता है, चाहे वो एक आम लड़की बोले, चाहे वो शादीशुदा बंदी बोले। जज साहब, अगर बंदी का पुच्ची देने का मन नहीं है तो ये अंकल जोर जबरदस्ती करके पुच्ची ले नहीं सकते। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ का शारीरिक इस्तेमाल कर सको, उसकी भी कंसेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है। जज साहब, इसके अलावा जज साहब, क्या फीमेल का आत्मसम्मान कोई सम्मान नहीं? अगर उसको नहीं देनी पुच्ची तो ये कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता है? क्या उसका सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है? जज साहब, थप्पड़ थप्पड़ होता है जज साहब, जबरदस्ती जबरदस्ती होती है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जज साहब। अगर आज आप जो निर्णय सुनाएंगे उससे मैं नहीं, पूरी महिला जनता आपके निर्णय के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेगी। जज साहब कह रहे हैं दिस इज मैरिटल रेप, जा जेल के अंदर। ठीक है, हाँ, दिस इज द जजमेंट। अब आप बताओ कौन जीता केस? अब हमें ऐसा लगता है कि वाइफ का हम पे हक है या नहीं? थप्पड़ मूवी देखी थी? इंडिया में न जाने कितने परसेंट में, एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता, बट इंडिया में कितने कितने हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड अपनी वाइफ को शायद तू कह के पुकारते होंगे या नहीं? क्या तू कहना भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है? यस। कल क्या पता कोई फीमेल इस पॉइंट पर उठ के केस लड़ ले। इंडिया में क्या कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी को चिल्ला के, झल्लाहट के साथ, गुस्से में या शाउटिंग मैनर में कुछ कह देता है? क्या पता कल कोई फीमेल उठे बोले ये हैरेसमेंट है। हमें लग रहा था किसी पति का पत्नी पे हाथ उठाना आम बात है, जब तक किसी ने केस नहीं किया। बात समझ पा रहे हैं? जब केस किया तो अधिकारों के बारे में पता चला। तो इस केस में क्या हुआ जरा उसको सुनेंगे। तो कोर्ट में क्या मैटर करता है, क्या दलीलें रखी, बात कैसे कही। तो यहां पे बात कुछ ऐसी हुई, जज साहब ये आपको एक रसीद दे रहा हूं, पढ़ो जज साहब क्या लिखा है। जज साहब ने रसीद पढ़ी, आगे से रख दी साइड। जज साहब आपने रसीद पलट के देखी? कौन पलट के देखता है? इसने कंडीशन कहां लिखी? स्लिप के क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुई। जज साहब ने कहा हाँ। उस दिन से क्या रूल निकला होगा बताओ? वो इतने में भी शांत नहीं हुआ। उसने दूसरा एग्जाम्पल, जज साहब आप सपोज जज साहब टेस्ट दे रहे हो कोई, हाँ दे रहा हूं। जज साहब आपको पहला क्वेश्चन आता है, हाँ आता है। जज साहब आपको दूसरा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कुछ पेजेस छोड़ना चाह रहे हो। आपने एक पेज छोड़ा, दो पेज छोड़ा, तीसरा पेज छोड़ा, चौथा पेज छोड़ा, पांचवा पेज छोड़ा, छठे पेज पे जाके आंसर नंबर 3 किया। जैसे मुझे आप बताओ, कॉपी चेकर 2-3 पन्ने पलटने के बाद क्या महसूस करेगा? इसने कुछ लिखा ही नहीं है। वो एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मार्क्स दे देगा, बोलो हाँ। अनलेस एंड अनटिल आपने हर कागज पे क्या ना लिखा हो, पीटीओ 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 पीटीओ, या फिर फ्रंट पेज पे लिख दिया हो कि मैंने पहला, तीसरा, पांचवा, छठा क्वेश्चन किया है। तो अगर आगे टिक किया होगा तो वो ढूंढेगा कि तीसरा। जैसा अब इसकी रसीद में ध्यान से देखो,
आगे ना तो ये लिखा है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो जगह जगह छोटे स्टार टीएनसी अप्लाई, ना तो इसने ये लिखा कि वो मैं पूछता, और ना इसने फ्रंट कागज पे लिखा है फॉर टर्म एंड कंडीशन सीधा बैक साइड, तो पीछे अगर आगे ऐसा लिखा होता तो मैं पीछे पलट के लिखता। जब ऐसा कुछ है ही नहीं जज साहब, तो आप खुद ही बताइए क्या इसने मुझे कंडीशंस क्लियरली कम्युनिकेट की? तो जज साहब ने इतनी बातों से प्रभावित हो गया, जज साहब नहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चलो डैमेजेस दो इसको, लॉकर रूम में तुम्हारे लॉकर रूम में बैग फटा ना, चलो डैमेजेस दो। तुमने जो कंडीशन रखी वो इस तक पहुंची नहीं। ठीक, पॉइंट नंबर 2, पाकर वर्सेस एससी रेलवे कंपनी। इस केस में भी यही था, एक इंसान रेलवे स्टेशन में बैठा था, अगली ट्रेन कुछ घंटों बाद आने वाली थी, इसको लगा कि मैं घंटों बाद आएगी, इस बीच शहर घूम आता हूं, तो भाई ट्रेन 9 घंटे बाद आने वाली हो तो क्या करोगे? दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हो, तब बोलोगे ना पास में तो है रेड फोर्ट, इंस्टाग्राम के लिए फोटो मिल जाएगी कि मैंने रेड फोर्ट घूमा, ठीक है, तो घूमने चला गया, लेकिन बैग रखना पड़ता, अब इतना जगह लगेज कहां लेके जाएगा, तो उसने लगेज लॉकर रूम में रखवा दिया, लॉकर रूम से क्या ले ली? रसीद। वापिस आया तो लॉकर रूम में उसका बैग फटा हुआ था, उसने कहा डैमेजेस दो, रेलवे कंपनी ने बोला स्लिप पे पढ़ो क्या लिखा है, बोले हाँ, वो जब स्लिप पढ़ा तो स्लिप के आगे ही लिखा था फॉर टर्म एंड कंडीशन सी बैक साइड। आप मुझे बताएंगे क्या कंडीशंस क्लियरली कम्युनिकेट की? बाकी फ्रंट पे ही लिख दिया क्या? तो अब एससी रेलवे कंपनी में रेलवे कंपनी को पार्कर को कुछ देने की जरूरत, उसकी साइड से कम्युनिकेशन हो गया है। दो अलग अलग केस स्टडी, दोनों के रिजल्ट एक या अलग अलग? अलग अलग। तीसरी केस स्टडी ओले वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड। यहां पे एक इंसान किसी शहर घूमने के लिए गया होता है, होटल रिसेप्शनिस्ट मुझे इस होटल में एक कमरा दे दो, तो कहते ये लो कमरा सर 5,000, ये लो 5,000, जाइए, ओके चले गए। जब वो जाके होटल रूम में जाके बेड पे बैठता है, तो बेड के फ्रंट वॉल पे लिखा होता है आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करेंगे, होटल और होटल स्टाफ आपके सामान के खराब टूटने फूटने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। पता नहीं उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बात की बात है, उसने नहाया धोया और वो शहर घूमने के लिए निकल गया, रूम लॉक करके। जब शाम को आता है तो उसके रूम से वो बैग फिर टूट फूट जाता है, तो वो होटल कंपनी से कहता है भैया मेरा बैग तोड़ फोड़ दिया, चलो डैमेजेस दो। तो होटल क्या बोलेगा? मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड होटल का नाम है, होटल क्या बोलेगा? कंडीशंस बता तो रखी थी, कहां? उसने एक छोटी सी बात बोली, समझ सकता हूं आपने बताई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले नहीं। जब मैं नीचे रिसेप्शन पे आपसे कमरा ले रहा था तब बताई थी आपने, तब तो पैसे ले लिए आपने, ये मुझे कब पता चला? तो बाद वाली कंडीशन की कोई वैल्यू, कब की वैल्यू है? समझो बात को। तो क्लियरली कम्युनिकेट पे 2 की स्टडी पढ़ी, और बिफोर और आफ्टर पे भी हमने एक की स्टडी पढ़ी, कौन सी? और आ रही है कोई बात समझ या नहीं आ रही? पक्का? अलग अलग कहानी पे, अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है? लिली वायर ड्राई क्लीनर वर्सेस आर मुन्नुस्वामी। ये केस स्टडी बी पॉइंट के ऊपर की है कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। अब आप मुझे रीजनेबल का मतलब समझा दो जरा। रीजनेबल का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई मतलब होता है रीजनेबल का? आईजीपी आपसे बहुत ही रीजनेबल फीस ले रहा है, आपको लगता होगा नहीं बहुत फीस ले रहे हो तुम तो, नहीं सच में रीजनेबल ले रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं, यानी हम जो फीस मांग रहे हैं हमें लग रहा है कि हम तो कुछ ले ही नहीं रहे तुमसे, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कुछ ज्यादा नहीं ले रहे। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं ये बोलूंगा, देखो जब आप 11th-12th में कोचिंग पढ़ते थे, पढ़िए ना 12th में कोचिंग, अकाउंट्स की कोचिंग की फीस क्या थी? कहां के हो तुम? बिहार की बात नहीं करेंगे, दिल्ली में रहना है ना। दिल्ली में बिजली के रेट, दिल्ली में किराए का मकान, दिल्ली में इन सब के रेट के हिसाब से बात करेंगे। कोई दिल्ली से है?
दिल्ली में अकाउंट्स का टीचर 1500 से 2500 के रेंज के आसपास लेता है एक महीने का, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाता है दिल्ली में। इस बच्चे ने अप्रैल से कोचिंग लगाई होगी और फरवरी तक पढ़ी होगी, हाँ चल जनवरी तक 10 महीने पढ़ाई की होगी। फरवरी मार्च ही तो नहीं पढ़ी, अप्रैल से कब तक पढ़ी? जनवरी तक। 1500 इंटू 10, 10,000। बताओ उसमें इसने क्या अकाउंट्स में पढ़ा? पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट्स, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज। बोलो हाँ, क्या सीए फाउंडेशन में इतनी सी अकाउंट्स है? तो पहली बात तो हम कह रहे हैं 15,000 में 5,000 ऐड करो तो सिर्फ अकाउंट्स की फीस बनती है 20,000। उसमें 10,000 ऐड करो, 3 सब्जेक्ट मुफ्त, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ। बताओ फीस ज्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं? खुद बताओ। अब तुम्हें वो रीजनल की फील देगा कि अब हम 1500 तक 1500 इकोनॉमिक्स में देते थे, 1500 अकाउंट्स में देते थे, 3,000 मतलब 30,000 रुपए आपने किस में खर्च किया सिर्फ? वो बात की बात है, अभी तो स्ट्रेंथ नहीं है ना। हाँ अभी तो नहीं है ना, तो इसकी फीस बढ़ा दो, उसकी कम कर देता हूं। तुम्हारी 50 है, उनकी 25 है, ठीक? ये तुम चाहोगे नहीं। अब वापिस आ रहे हैं। द थिंग इज कि मैंने जो भी अब एग्जाम्पल दिया उससे कैसी फीलिंग आ रही है कि सच में यार 12th में तो हम इससे ज्यादा लेके बैठे थे, सिर्फ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में 30,000 खर्च कर दिया आपने, और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और फ्री के मिल रहे हैं उसी 30,000 में। लेकिन अब आप अपना नजरिया दोगे, सर वहां ना 3,000 रुपए महीने में खर्च होता था और यहां आप 30,000 एक साथ ले रहे हो, इसलिए बहुत हैवी सा लगता है एक साथ देने में। जब 1500 रुपए हर महीने निकलते थे ना, मम्मी पापा को डर नहीं लगता था। पापा 15,000 रुपए सैलरी कमाते थे, किसी तरीके से 3,000 मुझे दे के 12,000 में हमारा घर चल जाता था। अब तो आपने पापा की 2 महीने की लगातार क्या मांग ली, कैसे चलेगा घर? तो वो बर्डन सा लग सकता है आपको। तो नजरिया मैटर करता है, व्हाट इज रीजनेबल एंड व्हाट इज। किसी के लिए ऑडी कार रीजनेबल है और किसी के लिए ऑडी कार भाई साहब लग्जरी है, ये हमारे बजट में नहीं है। व्हाट इज रीजनेबल, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो रीजनेबल वर्ड को कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? कोर्ट। कौन बताएगा? कोर्ट। ये जब दो लोगों के बीच दिक्कत होगी ना, वो कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट बताएगा कि ये कंडीशन जायज है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप बिना कोर्ट जाए मुझे बताना। आईजीपी ने, आईजीपी को क्यों बदनाम कर दी, खुद को बदनाम करता हूं। सपोज मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया, आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर दो, आईजीपी से नहीं कर दो। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो सर आपसे पढ़ेंगे, आप पैसे लो। मैंने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट क्लॉज में एक कंडीशन डाली, अगर आप मुझे फीस नहीं दे पाते हैं, जैसे टीचर पे एग्जांपल सूट नहीं करेगा, चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सुनो जरा एग्जांपल, घटिया सा, चीप। सुनो, ए ने बी के साथ एक कॉन्टेक्ट किया। क्या कॉन्टेक्ट किया? ए है प्रोड्यूसर, कौन है? जो मूवी बनाते हैं, और बी है एक्ट्रेस, उस मूवी की हीरोइन। तो ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया कि आप इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को मेरे यहां पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शूटिंग के लिए आएंगी, और मैं गाना शूट करूंगा इन 4 दिनों में, आइटम सॉन्ग है, और इसके बदले में आप इन दिन आके प्रैक्टिस करोगे, गाना करोगे, डांस करोगे, इसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए का पैसा दूंगा। तो व्हाट इज द ऑफर? 10 लाख। एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन यू हैव टू डू? अब इसी में उसने कुछ शर्तें लगा दी। शर्त नंबर 1, अगर इन 4 दिनों में अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो जेन्युइन है, लेकिन अगर 4 दिनों में आप मेरे यहां पे ना आके कहीं और जा रहे हैं, या आप बीमार नहीं पड़ रहे फिर भी मेरे यहां पे परफॉर्मेंस आके नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपका शारीरिक भोग कर सकता हूं। सेक्सुअल प्लेजर ले सकता हूं। अब बी से बाई चांस 6 तारीख को वो नहीं आई, छुट्टी मान ली उसने, क्या ए बी का शारीरिक भोग कर सकता है? एज पर, बिकॉज कंडीशंस तो लिखी थी। तो कोर्ट बोलेगा ये कंडीशन अनरीजनेबल है, ऐसे कुछ भी लिख के कुछ भी कर लोगे।
अगर आप में से किसी बच्चे ने 25 दिसंबर तक फीस नहीं दी तो हम आपके बॉडी पार्ट्स बेच के फीस ले लेंगे। समझो, हम आपका हाथ तोड़ देंगे या लंग्स निकाल लेंगे और बोलेंगे ठीक है फीस मिल गई हमें। हम ये करने का अधिकार रखते हैं। आप बताओ ऐसी टर्म एंड कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है? तो आप कोई भी कंडीशन लिख के मजे नहीं ले सकते। कुछ कंडीशंस कैसी हैं रीजनेबल और कुछ कैसी हैं अनरीजनेबल। ये बात समझ रहे हो आप? अरे हाँ है ना। तो यहां से हमने बी पॉइंट में क्या सीखा? बी पॉइंट में क्या सीखा? कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ क्या रीजनेबल है क्या अनरीजनेबल है। तो मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए वहां पे आपको एक 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 लाइन दिख रही थी कि क्या रीजनेबल है क्या रीजनेबल। लेकिन कभी कभी कुछ ग्रे लाइंस होती हैं जहां समझ नहीं आता कि रीजनेबल क्या है। आओ उसे केस स्टडी से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है लिली वाइट ड्राई क्लीनर वर्सेस आर मुन्नुस्वामी की। इस केस स्टडी में क्या होता है कि एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी होती है, वो जब भी कपड़े लेती है तो उसने अपनी कंडीशन लगा रखी है कि हम एक कपड़े का 100 रुपया लेंगे, चाहे कोई सा भी कपड़ा हो हम 100 रुपया लेंगे। रुमाल होगा तो भी 100, बेडशीट होगी तो भी 100, हम 100 रुपया लेंगे। आप कपड़े लेके आइए। उसमें नीचे कंडीशन लगी हुई है कि अगर वह कपड़ा फट गल खराब सड़ जाता है हमारे ड्राई क्लीनिंग के दौरान तो हम आपको जितने रुपए का आपका कपड़ा है उसका, या जो हम रुपए ले रहे हैं उस कपड़े को ठीक करने के 100 रुपए, उसका मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स दे देंगे एज अ डैमेजेस। ये उनकी कंडीशंस में लिखा हुआ है। एक इंसान हमें टी शर्ट देता है, टी शर्ट खराब हो जाती है, 100 से खराब हो गई, कितने की थी 400, हम 100 लेने वाले थे, 100 इंटू 4 भैया 400 ले ले, बिकॉज एक्चुअली में उसका नुकसान कितना हुआ है 400 या 1000 देंगे। 1000 तो मैक्सिमम है, उसका नुकसान कितना हुआ है। अगला बंदा टी शर्ट लेके आया, उसकी टी शर्ट 600 की थी, हमने फिर गुम कर दी, भाई सब सॉरी गलती हो गई, 600 रुपए लो जाओ ऐश करो। अगला बंदा 22,000 रुपए की शेरवानी लेके आया, हमने शान पट्टी दिखाई, इसको गुम कर देते हैं, ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, 6,000 की बिकेगी। हाँ 1000 रुपए इसको दे देंगे, 100 इंटू 10 टाइम्स 1000 दे देंगे और 5,000 का प्रॉफिट। हमने ऐसे ही किया, हमने शेरवानी 6,000 की बेच दी ब्लैक मार्केट में और उसको बुलाया सर आपकी शेरवानी गल गई फट गई जल गई, 1000 रुपए बनते हैं ले लो जाओ। 1000 रुपए क्यों बनते हैं सर, देख लो पढ़ लो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है कि हम आपका सामान खराब होने पे क्या देंगे 100 इंटू मैक्सिमम 10 टाइम्स 1000, लो ले जाओ। एक इंसान को सच में कैसी फीलिंग आएगी, सही तो है इसने लिखा तो है, और ये लिखा पहले से ही बता रखा है, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, कोई बात छुपाई भी नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ऐसी कंडीशन लिख के क्या चोरी चकारी बढ़ रही है। उसका हर काम क्या होगा, वो कैलकुलेट कर लेगा, जो भी कपड़ा उसके 1000 से ऊपर का आएगा वो क्या करेगा, जानबूझ के गायब, और 1000 रुपए देके छूट जाएगा। एक तरीके से 22,000 की शेरवानी उसने 1,000 में खरीद ली और बाद में 6,000 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया। तो ये जो कंडीशन तुमने लिखी 1000 रुपए तक के कपड़ों पे रीजनेबल लग रही है, लेकिन 1000 रुपए से ऊपर के कपड़ों पे अनरीजनेबल लग रही है। तो वही कंडीशन कब रीजनेबल है कब अनरीजनेबल है, ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। हमने तो बस लॉ पढ़ा और लॉ में क्या लिखा है कि सर ऑफर में क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हाँ कंडीशन कब बता देनी चाहिए, एक्सेप्टेंस से पहले। दूसरी चीज क्या पढ़ी, कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, और रीजनेबल का मतलब क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। प्लीज पढ़ेंगे जल्दी से। पॉइंट नंबर 4, फुल स्क्रीन कर देना सर, ये बच्चे भी खुद पढ़ेंगे, पढ़ो। ठीक है जी,
ये वाली स्लाइड भी पढ़ा लो, 4 केस स्टडी पढ़ी हमने। एक में कंडीशन कम्युनिकेट नहीं हुई, एक में हुई, एक में हुई लेकिन टाइम होने के बाद हुई, एक में कंडीशंस रीजनेबल नहीं है। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। इस बात से क्या समझ रहे हो? ऑफर की जो टर्म्स हो वो कैसी हो? मेरे घर में 3 गाड़ी है, मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? आपको मेरी कौन सी गाड़ी समझ आ रही है? कोई सी भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, एक है होंडा, एक है होंडा और एक है मारुति की, मैं आपको मारुति वाली गाड़ी बेचना चाहता हूं, खरीदेंगे? अब समझ आ रहा है ना कि हम कौन सा सामान खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। एक बच्चा आया, कहता है मैडम मेरे को फाउंडेशन का बैच चाहिए। फील करना, किसका बैच चाहिए? मैडम ने कहा हाँ शाम को शुरू हो चुका है, आ जाए करो, 3 से 5, 5:15 से 7:15 आ जाए करो। वो बच्चा आ गया, 2-3 दिन आपके साथ बैठा, फिर एक दिन बोलता है ये सर बार बार सीए वाली बातें क्यों करते हैं? तो आपने कहा सीए का बैच है, सीए की तो बातें करेंगे। सीए एक सीएमए का बैच नहीं है। आपने कहा नहीं, वो बच्चा भाग के मैडम के पास जाएगा, नीचे क्या बोलेगा मैडम आपने मेरे को सीए वाला बैच दे दिया, मैं तो सीएमए की बातें कर रहा था। मेरा आपसे सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? क्यों? मैडम ने क्या सोच के हाँ कहा? सीए फाउंडेशन। उसने क्या सोच के ऑफर दिया? सीए फाउंडेशन। क्या दोनों की बातें सर्टेन है, अनसर्टेन है? अब यहां पे कोर्ट चेक करेगी बिल पे क्या लिखा है, बिल पे रसीद पे क्या लिखा है। अगर रसीद पे लिखा होता है सीए फाउंडेशन, क्या वो बच्चा पैसा रिफंड मांग सकता है? नहीं। क्यों? हमने तो सीए फाउंडेशन समझ के पढ़ा है, तूने स्लिप क्यों नहीं पढ़ी? लेकिन अगर स्लिप पे लिखा है सिर्फ फाउंडेशन, क्या वो बच्चा रिफंड मांग सकता है? हाँ, बिकॉज वो कोर्स कहां पे अटक गया? अनसर्टेनिटी में अटक गया। कहां अटक गया? भैया एक जूस दोगे 300 ml वाला, क्या वो जूस दे देगा? वो क्या बोलेगा? मौसमी का दो, अनार का दो, मौसमी का दो, किसका दो? बता तो सही, किसका दो, मिक्स दो, कौन सा दो? तो यू हैव टू बी व्हाट? सर्टेन, स्पेसिफिक, कि मुझे इतने सालों में से ये चाहिए। आई बात समझ या नहीं आई? अब यहां पे एक फेमस केस स्टडी है गंटिंग वर्सेस लीन की। किसकी? इस केस में क्या हुआ था, एक इंसान घोड़े परचेस करने के लिए जाता है, ठीक है, आगे बोलो हाँ। वो एक घोड़ा खरीदता है, तो दूसरा बंदा कहता है भाई मेरे पास 3 घोड़े हैं, तीनों ले जा। इन 2 घोड़ों किसको बेचता फिरूंगा? क्या नहीं भाई मेरे को एक ही चाहिए, बजट भी एक ही का है। अरे ले जा भाई, 2 घोड़े सस्ते में लगा दूंगा, ये भी ले जा। भाई सुन, तेरा एक घोड़ा ले जा रहा हूं, अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी निकला, क्या निकला? लकी, तो तू मुझसे, मैं तेरे से 2 घोड़े और खरीद लूंगा, 1 लाख रुपए ईच घोड़ा, 2 लाख दूंगा, 2 लाख के 2 घोड़े और ले लूंगा, बता ठीक है? कहे ठीक है जाओ। 2-3 साल बाद वो घोड़े वाला वापस आता है, कहता है सर 2 लाख रुपए दो, एक घोड़े खरीदो। कहता क्यों? सर देखो मेरा घोड़ा कितना लकी निकला, पहले आप कितने गरीब थे और आपका बिजनेस कितना चमक रहा है। मेरा आपसे सवाल, क्या उसको वो घोड़े लेने पड़ेंगे? क्यों नहीं लेने पड़ेंगे? तो ना मॉर्निंग की इवनिंग में आके क्यों इवनिंग वालों का मजा खराब कर रही है? इनको बोलने थे। हाँ, क्यों? खुद बोला तूने, सबका आंसर यही था। क्या लकी की कोई डेफिनेशन है? क्यों? व्हाट इज लकी? लकी क्या होता है? लकी को डिफाइन कर सकते हो, और जो चीज डिफाइन होगी वो क्या है? अनसर्टेन। जैसे रीजनेबल वर्ड कैसा है? अनसर्टेन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट इज रीजनेबल? लकी इज अनसर्टेन। आपको लगता होगा ऋषभ गौर कितना लकी है। मैंने सुबह एक बैच पढ़ा है 8 से 10 पीतमपुरा, फिर मैं यहां पे एक बैच पढ़ाया अभी 12 से लेकर 1:30 बजे मॉर्निंग का,
फिर मैंने 2:30 बजे से लेके अभी 5 बजे का बैच पढ़ा है सीए इंटर का ESSM। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5:15 से लेके 6:30 5:7 तक पढ़ाऊंगा। आपको लगा भाई साहब इतने बच्चे मल्टीप्लाई बाय इतनी फीस, ऐश है इसकी। ठीक है, बहुत छाप रहा है, इसको जो चाहिए होता वो मिल जाता होगा। लकी है कितना, सच में लकी है। तुम मुझसे इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज मैं लकी हूं, या तुमको पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे? ये बच्चा अभी दिमाग में सोच भी रहा है इससे पढ़ूं कि ना पढ़ूं। इसको कन्विंस करने के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं मुझे, शारीरिक भोग, ताकि इसको लगे वाह क्या क्या एग्जाम्पल देता है, क्या समझ आता है, इसी से पढ़ना है। ठीक है, तो तुमको पटाना पड़ रहा है मुझे। मेरा मन कर रहा है इस वक्त मैं छुट्टी कर दूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, थक गया हूं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। क्यों? पटाने। ये बात को समझना, यानी मुझे पैसे कमाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है लक की देने? क्या हर बैच में मेहनत करनी पड़ती है? एक बैच के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया तो क्या अगले बैच में बिना पढ़ाए काम हो जाएगा? अगले बैच में फिर अच्छा पढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर गुडविल ना चली जाए। मतलब समझो, एक बैच अच्छा पढ़ा बच्चे आ गए, अगला बैच गंदा पढ़ा बच्चे भाग जाएंगे। तो आपको तो हर बैच अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है ऋषभ कुमार कितना लकी है, और मुझे लगता है तुम कितने लकी हो। तो मैं आज पेप्सी पीनी है, क्या करना होता होगा? बस मम्मी पापा से कहना है पिला दो पेप्सी। मुझे पेप्सी पीनी है तो भगवान से दुआ करनी पड़ती होगी आज एक डैमो में भेज दो। वो आएगा तो पेप्सी पी पाऊंगा। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ता होगा? पापा पेप्सी पिला दो, पापा कहते नहीं तो पैदा क्यों किया था? ये टैंटम, ये शक्ल 4 दिन दिखाते हो, फिर चौथे दिन पापा पेप्सी पिला ही देते हैं। यानी तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पेप्सी पीने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और आपको लगता होगा सर आपको तो पूछना ही नहीं पड़ता होगा, पापा मम्मी से जेब में पैसे खुद ही पी लेते होगे, आप कितने लकी हो। तो लकी की कोई परिभाषा, अब आप बताओ क्या इसको 2 घोड़े खरीदने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि लकी कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। तो गंटिंग वर्सेस लीन में लीन जीत गया होगा बिकॉज को घोड़े परचेज करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? इससे क्या रूल सीखा? ऑफर की टर्म्स कैसी हो, सर्टेन नहीं तो ऑफर नहीं, ऑफर नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। आप मुझे लीगली बाउंड नहीं कर सकते। पढ़ेंगे। हो गया? चलो नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या पढ़ेंगे जल्दी से? पढ़ो। An offer is distinguished from mere declaration of intention. What is declaration of intention? बताओ। What is declaration of intention? मैंने अगर टिंडर पे अपना अकाउंट खोला, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मैंने अगर अपना टिंडर पे अकाउंट खोला तो क्या मैं किसी लड़की को ऑफर दे रहा हूं या किसी लड़के को ऑफर दे रहा हूं आजा हुकअप करते हैं? क्या मेरी वाइफ मुझ पे ये आरोप लगा सकती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुम सबको ऐसे ऑफर देते फिरते हो? मैं बोलूंगा तुम मुझ पे ये आरोप नहीं लगा सकती, मैं किसी को ऑफर नहीं दे रहा। टिंडर पे अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को लाइन मार रहा हूं, किसी को ऑफर दे रहा हूं। टिंडर पे अकाउंट होने का मतलब है कि बस मेरा टिंडर पे अकाउंट है। तुम नहीं समझे? या समझे? इंस्टाग्राम पे अगर मैं कोई फोटो डालता हूं
तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उस फोटो को लाइक करें। यस और नो? नहीं। इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो डालने का मतलब ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के अपनी मेमोरी सेव करनी है। तुमसे उम्मीद थोड़ी ना कर रहा हूं, तुमसे कह थोड़ी ना रहा हूं कि प्लीज मेरी फोटो लाइक करो। मैं क्या कर रहा हूं? ये यूट्यूब क्लास यूट्यूब पे जा रही है, क्या मैंने अभी तक कोई भीख मांगी यूट्यूब पे कि प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दे देना? नहीं। पसंद आएगी तो कर देगा, नहीं आई मत कर। ये वीडियो पे, ये यूट्यूब पे अगर वीडियो चली गई तो एक तरीके से दुनिया को ये पता चल गया कि ऋषभ गौर लॉ पढ़ाता है। किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो मुझे आगे क्या देगा? ऑफर। ऋषभ गौर हम इतने पैसे देना चाहते हैं, पढ़ाओगे क्या हमें लॉ? लेकिन मेरा यूट्यूब पे वीडियो डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं कि पढ़ता है क्या। बात समझ रहे हो? दो बातों में अंतर है या नहीं? टिंडर पे अगर मेरा अकाउंट है, इसका मतलब है कि मैं हुकअप के लिए तैयार हूं। तो अगर किसी बंदी ने बोला चलता है क्या, अच्छा लग रहा है तू, उसने मुझे राइट स्वाइप मारा, मैंने उसको लेफ्ट स्वाइप मारा। मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूं टिंडर पे कि आज भी मेरे अंदर वो चार्म है नहीं। मैं ये देखना चाह रहा हूं। मैं किसी को लाइन नहीं मार रहा है, किसी को ऑफर नहीं दे रहा। मैं तो इस टिंडर में ऐसे ही अपने चेक कर रहा हूं कि आज भी मेरी क्या एलिजिबिलिटी है, मेरी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। लोग मुझे अभी भी मेरे चार्म पे जानते हैं, मतलब अपने फोटो के बेसिस पे या मेरे जो मैंने प्रोफाइल लिखा है उसके बेसिस मुझे पसंद कर सकते हैं कि नहीं। अपनी वैल्यू को वर्थ कर रहा हूं ताकि कभी सुना सकूं अपनी वाइफ को, क्या बहुत है चाहने वाले, ठीक है तुम जाओगे तो गम नहीं है मुझे। बस ये चेक कर रहा हूं ताकि ये बोल सकूं है ना, कितने को मैंने लेफ्ट साइड किया मैं किसी को लाइन थोड़ी ना मार रहा हूं। बोलो टिंडर पे होना का मतलब क्या है? बस यानी कोई अगर मुझे राइट स्वाइप करे और मैं उसे लेफ्ट करूं तो मुझे बोले क्यों नहीं चल रहा मेरे साथ है? टिंडर पे क्यों है? तेले थोड़ी ना बहन, बहन तेले नहीं हूं ठीक है। अरे समझो ना, तुम समझते नहीं हो बातों को। अगर एक लड़की पब के बाहर अच्छे कपड़ों में बन ठन के खड़ी है तो इसका मतलब ये कि आप जाके उसे कह रहे हो चल मेरे साथ, वो क्या है? वो डिक्लेरेशन दुनिया को बता रही है। अरे ये वो नहीं है, वो नॉर्मल घड़ी है, वो ऐसे घड़ी है उसका ना, वो दुनिया को बता रही है मैं सिंगल हूं और मैं तुम्हारे साथ डेट पे भी चलने को तैयार हूं। कोई अच्छा सा लड़का है, कोई अच्छी सी लड़की, जैसा भी उसका मूड हो, ठीक है आए और आके मुझे क्या दे? ऑफर दे, मैं आई बाय ड्रिंक, ठीक है ऐसा बोले मुझे। फिर अगर मुझे ठीक ठाक से लगा चल चलते हैं रे, और नहीं लगा तो नो, एंड नो मीन्स नो ठीक है। नो अपने आप में एक वाक्य है, इसका मतलब ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर का रिजेक्शन है। तो उसका खड़ा होना पब के बाहर अच्छे कपड़ों में इज व्हाट? अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करना। अगला एग्जांपल लेता हूं, शायद ये जेन्युइन सा लगे, ये तो वाहियात थे। मैं सोच रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, सोच रहा हूं बता रहा हूं, जुबान से बोल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैं अपनी ना गाड़ी बेच दूं। आपने कहा सर मुझे बेच दो, नहीं बेचता। बट अभी तो कहते बेचोगे, तो वो तो मैं अपनी डिक्लेरेशन बताया था कि मैं अपनी गाड़ी बेचने का, अगर तुम्हारे पास अच्छा ऑफर है तो दो। सर 6 लाख में, 6 लाख में मेरे को अपनी गाड़ी आप मुझे बेच दो। अगर मुझे तेरा ऑफर पसंद आया तो मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट, अदरवाइज क्या करूंगा? बट मेरा ये कहना है कि मैं गाड़ी बेचने की सोच रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं आपको क्या दे रहा हूं। ऑफर कब होता है ये? मैं अपनी गाड़ी तुम्हें बेचना चाहता हूं, खरीदेगा क्या? ये क्या होता? लेकिन मैंने सब बोला ही नहीं, मैंने आपकी परमिशन मांगी ही नहीं। आईजीपी कह रहा है इस दिन से अपना बैच शुरू हो रहा है, और नहीं हुआ उस दिन बैच शुरू, आप आ गए, तो क्या आप आईजीपी के ऊपर केस कर सकते हो? हम तो आए, पढ़ाना पड़ेगा। आईजी बोलेगा हमने तुम्हें बुलाया कब? आपने बोला लिखा तो बैच शुरू होगा, तुमने थोड़ा बोला बैच शुरू होगा, आइएगा क्या आप? आएंगे आएंगे ऐसा बोला हमने? अगर शुरू हो रहा, हमने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर किया कि हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं, नहीं किया, बिगाड़ थोड़ी ना लगे कुछ। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एक अलग चीज है और ऑफर एक अलग चीज है। कोई डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन को क्या ना मान ले,
एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन के बाद ऑफर की उत्पत्ति होती है। जब मुझे कोई टिंडर पे देखेगा तभी तो लाइन मारेगा। अरे बोलो हाँ। जब तुम पब के बाहर खड़े होगे तभी तो कोई तुमसे आके पूछेगा कि क्या मैं आपके लिए ड्रिंक खरीद लूं। अगर आप जाएंगे नहीं तो कोई ऑफर कब देगा? बोलो हाँ। अगर आप आईजीपी बताएगा नहीं कि हम इस तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं, तब तक बच्चों कैसे पता कि बैच हो रहा है? तो मुझे पूछना चाहिए बैच पढ़ाओगे क्या? तो डिक्लेरेशन के बाद शुरू होता है क्या, और फिर कोई ऑफर को क्या करता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और रिजेक्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है तो ऑब्लिगेशन का सवाल ही नहीं खड़ा होता। हाँ, यहां लस्सी मिलती है, क्या है ये? कुछ भी है, ऑफर नहीं है। चाहे आप इसको इनविटेशन टू ऑफर बोलो, चाहे आप उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बोलो। आई बात समझ? हाँ, हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन और इंटेंशन क्या होता है। क्वेश्चन ये आएगा कि इंटेंशन ऑफर से कैसे अलग होता है, या ये आएगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफर से कैसे अलग होता है। बिकॉज डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी सेम थिंग। हाँ, इन्विटेशन टू ऑफर में हम इंटेंशन नहीं शो करते, बट डिक्लेरेशन में इंटेंशन शो करते हैं। फर्क क्या है? तो यहां बैठी हुई है, तूने कुछ कहा, किसी बारे में कुछ कहा। अब जैसे तुम तो तीन बैठे, वो बच्ची अकेली बैठी है, बोलो हाँ, तुमने कुछ बोला। अब क्लास में से कोई बच्चा तुम्हारे पास आके बोले मेरे से दोस्ती करोगी, तो उसने तुम्हें कुछ बोला कि मेरे से दोस्ती करोगी, क्या इसने अपनी साइड से कोई इंटेंशन जाहिर की? नहीं ना। लेकिन फिर भी इसका अकेले बैठना क्या है कि आओ कोई आके मुझे बोलो मेरे से दोस्ती करेगी। लेकिन अगर सबके सामने बोल दे सर मैं क्लास में किसी से दोस्ती करना चाहती हूं, अब कोई आके बोल मेरे से दोस्ती करेगी, तो पहले इसने डिक्लेरेशन दी, फिर किसने करा दिया इसको ऑफर। तो दो चीजों में अंतर है। इन्विटेशन टू ऑफर की कोई परिभाषा ही नहीं है। डिक्लेरेशन में एटलीस्ट यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, कुछ कह रहे हो कि मैं डिक्लेयर करता हूं। ओके। नीना गुप्ता ने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला, मेरे पास काम नहीं है बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूं। क्या है ये? अपने इंटेंशन को डिक्लेयर करना। किसी प्रोड्यूसर ने पढ़ा, बोला क्या आप हमारी मूवी करेंगी, बधाई दो, ऑफर। हाँ हाँ, चलो अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स टेल्स वाई, क्या कह रहे हैं बताओ, ये ऑफर है। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, पूछ लिया तुझसे तू खरीदेगा, क्या बता रहा हूं, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। पॉइंट नंबर 2, फादर ने अपने बेटे से बोला कि मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर जाऊं। इंटेंशन डिक्लेयर कर रहा हूं, ऑफर नहीं है जिसको तुम क्या कर सको। पॉइंट नंबर 3, समझना बात को। मैंने कहीं पे लिख रखा है मैं टीचर हूं और लॉ पढ़ाने का 10,000 रुपए लेता हूं एक बच्चे से, अगर वो बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा है। 3-4 बच्चे आए और कहते सर 10-10-10, ये लो 40,000 रुपए, 4 बच्चे हम, हमें पढ़ा दो। मैंने कहा नहीं पढ़ाता। आपने कहा लेकिन लिख तो रखा है पर बच्चा 10,000, तो मैंने कहा ये पर बच्चा 10,000 क्या है, डिक्लेरेशन कि पढ़ाता हूं तो कितने लेता हूं, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आईजीपी इससे ना, इससे जोड़ता हुआ अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है? बेटा बोल दो, इतने थके हुए से क्यों बोलो ना। एन आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर, है ना। सुना ध्यान से। आईजीपी ने मुझसे पूछा
एक बैच पढ़ाने का कितना रुपया लोगे? अगर उस बैच में इतने बच्चे हुए तो मैंने कहा इतना रुपया ले लूंगा। आईजीपी ने कहा पढ़ा दो, मैंने कहा नहीं पढ़ाता। आप मुझे बताएं क्या आईजी मुझे बाउंड कर सकता है कि तूने हमें कहा इतने में इतना रुपया लूंगा, मतलब तूने हमें ऑफर दिया और हम तेरे ऑफर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट, पढ़ा दे। तो मैं बोलूंगा भाई मैं ऑफर नहीं दे रहा था, मैं तो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या कर रहा था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, इतने बच्चे होंगे तो कितना रुपया ले लेते हो? मैंने कहा इतना ले लेता हूं। आपने कहा इतना रुपया हम देंगे, पढ़ाओगे? मैंने कहा नहीं। जबकि आप क्या कह रहे हो कि तूने जब बोला कि तू इतना रुपया लेता है, मतलब तू क्या दे रहा है कि मैं इतने में पढ़ाना चाहता हूं, आईजीपी पढ़ा लो, और हम कह रहे हैं हाँ पढ़ा ले। मैंने कहा ये तो बात ही नहीं हुई, बात तो ये हुई है कि मैंने जो अमाउंट बोला वो ऑफर नहीं है, वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर डिक्लेरेशन है कि अगर इतने बच्चे होंगे तो मैं इतना पैसा लेता हूं, आपका ब्रांड तो बड़ा है, आपसे तो ज्यादा लूंगा। क्या समझ? कोई आपके घर के बाहर खड़ा है और वो पूछे अरे वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितने की है? आप कह रहे हैं 2 लाख की, ये लो 2 लाख मेरी हो गई। तो उसने जो 2 लाख बोला वो ऑफर है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। 2 लाख क्या बोला उसने? आपके क्वेश्चन का आंसर, बोलो हाँ। एंड क्वेश्चन का आंसर इज, क्या कह सकते हो, क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है या इनविटेशन टू ऑफर है, जिसके बाद आप क्या दे सकते हो। 2 लाख की है, चलो मैं 4 लाख का ऑफर देता हूं, बेचोगे? क्या पता बेच दे, बोलो हाँ। तो पहले आप क्या करते हो, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, भैया गोभी कितने रुपए की दी? 40 की दे रहे हो। भैया 2 किलो लूंगी गोभी, 35 की लगाते हो तो बोलो ये क्या है, ऑफर क्या है? 35 के हिसाब से 2 किलो के हिसाब से 70 रुपए दूंगी, कितने क्या कह रहे हो? तो आपने ऑफर दिया है, सामने वाला इस ऑफर क्या कर सकता है, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो कह रहा नहीं, तो ठीक है भैया 40 की दे दो, तुझे देनी ही नहीं है। वो कह रहा तूने तो बोला 40 की दे दूंगा मैं, तूने बोला 40। मैडम वो तो आपका क्वेश्चन का क्या कर रहा था, भैया रिक्शा ले भैया खाली हो? कहते हाँ। चलो भैया, नहीं चलना, खाली हूं लेकिन चलना नहीं है। समझे? तो क्वेश्चन का आंसर इज नॉट एन, ऐसा हुआ था हार्वे वर्सेस फेसी में। यहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के घर का प्राइस पूछता है, अरे तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम अपने घर का क्या दाम लगाओगे, तुम्हारे घर की कीमत कितनी है? वहां से रिप्लाई आता है 20 लाख। ये 20 लाख का चेक बना के उसको भेज देता है और कहता है भाई मैं खरीद रहा हूं तेरा घर। वो कह रहा है क्या, क्यों खरीद रहा है भाई, मैं बेच ही नहीं रहा, खरीद क्यों रहा है? कह रहा बेच क्या नहीं रहा, तूने 20 लाख बोला, ऑफर दिया, मैं उसे बेच रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं। भैया जो मैंने 20 लाख बोला वो ऑफर नहीं है, वो तेरे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे हम किसी पूछ रहे हैं कैसे बंदे से शादी करेगी तू, तो कह रही है चश्मिश होना चाहिए, गोलू मोलू हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और ठीक ठाक कमा लेता हो। आई लव यू टू। अरे आई लव यू टू तब बोलोगे ना, आई लव यू मतलब ऑफर तो दे, वो तो क्या बता रही है, उसका क्राइटेरिया क्या है, यानी वो अपनी इंटेंशन बता रही है। अगर आप इस क्राइटेरिया से मैच खाते हैं तो आप क्या करें, ऑफर दें। फिर उसके ऊपर है कि वो आपका ऑफर क्या करे। लेकिन जब वो अपना क्राइटेरिया बता रही है, वो ऑफर नहीं दे रही, वो तो या तो आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही है या अपनी इंटेंशन। टिंडर में लोग लिख के रखते ना, मुझे ऐसा बंदा या ऐसी बंदी चाहिए, मैं ही हूं वो, कर एक्सेप्ट। नहीं करना, ठीक है, ऐसा बताना क्या है मेरी इंटेंशन। वो ऑफर, चिपक मत जाना किसी तुम ऐसे कि मैं थे क्राइटेरिया को मैच करता हूं, शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी। भैया वो क्या है, उसका इंटेंशन है, इंटेंशन को देख के आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर है ऑफ एक्सेप्ट करना। तो लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ना ध्यान से, एक्स क्या लिख रहा है मुंबई के ब्रोकर को, मुंबई का ब्रोकर है, वाई को क्या लिख रहा है,
कि मैं अगर धंधा करूंगा तो मेरी शर्तें ये हैं। तो जब कोई कंपनी दिलेर मेहंदी को चिट्ठी लिखती है, दिलेर मेहंदी क्या हमारी सिस्टर की शादी में आओगे, आईजीपी एक फंक्शन करा, दिलेर मेहंदी का तुम आईजीपी में फंक्शन परफॉर्म करोगे, तो दिलेर मेहंदी की साइड से एक स्टेटमेंट आती है। हम जब फंक्शन करते हैं हमें ये क्राइटेरिया चाहिए, वहां पे बॉडीगार्ड होने चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2, वहां लोगों के हाथ में कोई सामान नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3, स्टेज और लोगों का जो ग्रुप खड़ा होगा उसमें करीब इतने मीटर का डिफरेंस गैप होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 4, हम जहां परफॉर्मेंस करेंगे वहां से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हमारी गाड़ी निकल सके, ऐसी क्या बता रहे हो कंडीशन। आईजीपी ने कहा ठीक है हम सारे कंडीशन फुलफिल करते हैं, क्या आप हमारा परफॉर्मेंस देंगे? नहीं देना, हम किसी और को बुकिंग करवा चुके हैं। ऐसा हो सकता कि 2-3 लोगों को दिया हो और किसी और को बुकिंग हो गई हो। तो आपने जब स्टेटमेंट बताई तो क्या थी वो? अरे बोल दो यार, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, कि अगर हम करेंगे तो ये वही शर्तें हैं। इन शर्तों को पढ़ के आप हमें क्या दीजिए? ऑफर। फिर हमारे ऊपर है हम ऑफर एक्सेप्ट करें। और दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है पक्का। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, पहले पढ़ो। मतलब पहले इस 8वें पॉइंट को खत्म करने से पहले सारे पॉइंट पकड़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? ऑफर जब भी दें किस इंटेंशन से दें, कि अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई तेरे मेरे बीच क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्ट, तू भी फंस जाएगा मैं भी फंस जाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है और ऑफर अलग होता है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा? ऑफर में क्या हो सकती है? कंडीशन, बट कब बता देना? एक्सेप्टेंस से पहले, और कंडीशंस कैसी हो? रीजनेबल हो। इसके अलावा हमने पढ़ा पॉइंट 5, ऑफर की टर्म्स कैसी होनी चाहिए? सर्टेन। पॉइंट नंबर 6, ऑफर अलग है और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन अलग है। पॉइंट नंबर 7, किसी क्वेश्चन का आंसर वो तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? ऑफर देते फिरो। लास्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ना क्या कहता है? एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। आप ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं डाल सकते। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। कैसी टर्म? कैसी टर्म? द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कि अगर उसने इस टर्म का पालन नहीं किया, अगर उसने इस टर्म को फॉलो कंप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब हां है। आप अपने ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकते, ऐसी कोई बात नहीं रख सकते कि अगर उसने शर्त को नहीं माना, अगर उसने इस बात को नहीं माना, इसका मतलब हां है। मुझे पुच्ची दे दे, अगर पुच्ची नहीं दी ना तो शादी कर दिया तुम मुझसे, मतलब एक तरफ को पुच्ची कर देगी तो शादी की यूज हो गया, और पुच्ची नहीं की तो शादी का जबरदस्ती है क्या? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? मैं ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकता। कैसी कंडीशन? कि अगर तूने इस बात को नहीं माना तो इसका मतलब तेरी साइड से हाँ है। अगर तुम 1 मिनट के अंदर बेटा यहां से भाग के आईटीओ और आईटीओ से भाग के यहां भाग के जाना है, भाग के आना, अगर नहीं आ पाए तेरी सारी जायदाद मेरी, फिर तो इंसान ऐसी सब कुछ करता रहेगा। बोला अगर तूने उड़ के नहीं दिखाया तेरी जायदाद मेरी, कुछ भी करेंगे ना बेटा। अगर तो ऑफर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऑफर में क्या हो सकता है? अगर कुछ करना है, अगर मेरा एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर मेरे को आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऑफर में अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब हाँ है। थप्पड़ मार मुझे, मार थप्पड़। अगर थप्पड़ नहीं मारा तो शादी करेगी तू मुझसे। वो नहीं मारना चाहती थप्पड़, अगर थप्पड़ मारे फिर तुम उसको वायलेंस का केस ठोक दो, ठीक है। तो बचने के चक्कर में क्या करें? नहीं मारी, अरे भाभी ने थप्पड़ नहीं मारा,
भाभी शर्मा आ गई, शादी करेगी भाभी। दोस्त कह रहा है पागल है। आप ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन, मतलब आईजीपी ये कह सकता है टेस्ट दो, तुम्हारी 30,000 की फीस 25,000 कर देंगे, तो क्या आप मेहनत करोगे? आईजीपी कह रहे हैं टेस्ट में अगर फेल हो गए तो फीस 1,00,000। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप ऑफर में क्या नहीं कर सकते, ऐसी शर्त नहीं डाल सकते कि अगर किसने उस शर्त को नहीं कंप्लाई किया तो इसका मतलब हाँ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक इंसान, फेल्टन वर्सेस बेंडलर में हम यही पढ़ते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को चिट्ठी लिखता है और कहता है भाई मुझे ना तेरे ये जो जो तू घोड़े बेचने जा रहा है, मेरे को तेरे 2 घोड़े परचेस करने हैं। अगर तेरी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब हाँ है, तू अपने घोड़े मुझे बेच रहा है। उसने उसके मैसेज को सीरियसली नहीं लिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो कह रहा है आप तो देखो घोड़े मुझको बेचने पड़ेंगे। तो हम यही कह रहे हैं, आप अपने ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं डाल सकते कि अगर किसी ने उस टर्म को नहीं माना तो इसका मतलब वो हाँ कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस के लिए सामने वाली पार्टी को कुछ कहना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के लिए सामने वाली पार्टी को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते तूने नहीं कह रहे। ठीक है। एक मैडम मेरे साथ चढ़ी कौशाम्बी से, मुझे पता भी है कि उसे कहां जाना है। उसको जाना है द्वारका 21, ये ब्लू वाली लाइन कौशाम्बी से द्वारका 21 जाती है। तो मुझे पता है उसे द्वारका 21 जाना है। स्टॉक कर रहा था मैं उसको, अच्छा इंसान नहीं हूं मैं, स्टॉक कर दूं, ठीक है। तो मैंने उसे बोला अगर तू लक्ष्मीनगर स्टेशन मेट्रो में नहीं उतरी तो शादी कर दी है मुझसे। कह रही मुझे उतरना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं तो नहीं, मतलब भाई भाभी तेरी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझो, इसका उल्टा सुनना। एक बंदी मुझे स्टॉक कर रही है, वो देखती है मैं कहां आता जाता रहता हूं, तो वो मुझे कह रही है ऋषभ शादी कर लेना, शादी, वो मुझे क्या दे रही है, ऑफर। अब मेरी बात सुनना, अगर तेरे को मेरे से शादी करनी है ना तो द्वारका 21 जाती है ना, अगर तेरे को मेरी शादी करनी है लक्ष्मीनगर उतर जा। तो अगर उसे शादी करनी होगी तो क्या वो लक्ष्मीनगर उतर जाएगी? लेकिन जिसको नहीं करनी उससे क्या कह रहा हूं, अगर तो नहीं उतरी तो मतलब हाँ है। तो आप ऐसा नहीं डाल सकते। आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो कंडीशन डाल सकते हो, लेकिन काम ना करवा के कहना ये ऑटोमेटिकली, इसका मतलब ये हो जाएगा आप ऐसी कोई कंडीशन फिर से पढ़ेंगे। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट्स टू। ऑफर में ऐसी कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती? कैसी नहीं हो सकती? कि जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब हाँ है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस है। ऐसी शर्त आप डाल, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक, पक्का? अगर ऐसी बात वैलिड करती तो फिर क्या होता? 1 मिनट में मुझे पूरा इंडियन कॉन्टेक्ट सुना, नहीं सुना पाया तो तेरी जायदाद मेरी, फिर तो लोग यही करते रहते हैं ना, बोलो हाँ। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, किसी के ना कहने पर उसको हाँ मान लेना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने पढ़े ऑफर के 8 रूल्स, एक बार दोबारा गिनाएंगे फिर छुट्टी। पहला पॉइंट, एन ऑफर मस्ट बी क्रिएट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, an offer is distinguished from invitation to offer. Point number 3, an offer must be communicated to offeree. Point number 4, an offer may be, but conditions कब तक बतानी है, उसके बाद नहीं, conditions कैसी होनी चाहिए। Point number 5, the terms of offer must be certain. Point number C, offer is अलग from mere सिर्फ declaration of intention. Point number 7, an answer to a question is not an offer. Point number 8, an offer should not contain a term the non-compliance of which would amounts to। ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती कि अगर आपने इस बात को नहीं माना तो इसका मतलब आपकी साइड से एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो आज के लिए इतना काफी है।